नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि मेंटल इलनेस के या जिसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं उसके कौन से स्टेजेस होते हैं। जो 4 स्टेजेस मेंटल इलनेस के बताए जाते हैं वो कौन से होते हैं और किस तरह से कोई मेंटल इलनेस शुरू होती है, कैसे वो एक एक करके पहले स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर पहुंच के वो सीवियर हो जाती है। कोई भी मेंटल इलनेस जब शुरुआत होती है तो वो बहुत थोड़े से लक्षणों से शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पेशेंट के जानते हुए या ना जानते हुए भी बीमारी बढ़ जाती है, सीवियर हो जाती है और पेशेंट की लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। ऐसे 4 स्टेज जो कि बहुत कॉमनली आइडेंटिफाई किए जाते हैं, करीब करीब सभी पेशेंट्स में ऐसे 4 स्टेज जिनसे कि उसकी बीमारी होकर गुजरती है, इस बारे में इस वीडियो में आपको थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दूंगा। बहुत से लोग ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि मेंटल इलनेस का स्टेज कौन सा है, हमारा किस स्टेज पर हमारी अभी मेंटल इलनेस है, ये मेंटल डिसऑर्डर अगले किस स्टेज पर पहुंच जाएगा, क्या इस डिसऑर्डर की और गंभीर अवस्था हो सकती है, किस लेवल तक वो पहुंच सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, हमारा दिमाग फट जाएगा, हमारे न्यूरॉन्स फटेंगे, हम बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे, पगला जाएंगे, कुछ हमारे होश में नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी मानसिक बीमारी उनकी स्किज़ोफ्रेनिया में तब्दील हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कभी ठीक ही नहीं होंगे, बहुत बुरी कंडीशन में आ जाएंगे। कई तरह के डर लोगों के मन में होते हैं। किसी को लगता है कि उसकी बीमारी बढ़ के कोई बहुत गंभीर मेंटल इलनेस में बदल जाएगी, किसी को लगता है कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो किसी को लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे कई सारे डर लोगों के मन में रहते हैं और उन लोगों के मन में ये प्रश्न भी रहता है कि आखिर ये मेंटल इलनेस के स्टेजेस होते क्या हैं। तो इसी तरह की कुछ एक ब्रीफ डिस्कशन आपसे करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों के लाइफ में अक्सर ऐसे 4 स्टेजेस कौन से देखते हैं जिससे कि एक बीमारी होकर गुजरती है और वो सीवियर होती है। ध्यान रखें कि ये जो चारों स्टेजेस हैं ये बहुत जनरल लेवल पर मैं आपको बताऊंगा। हर अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से ये चारों स्टेजेस मैनिफेस्ट होते हैं और जरूरी भी नहीं कि हर पेशेंट इन चारों स्टेजेस से होकर गुजरता हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर अगर बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसको बढ़ने से रोका जा सकता है और उसको अगले स्टेज पर जाने से बचाया जा सकता है। इसीलिए ये जो चारों स्टेजेस हैं ये जानकर आपको थोड़ा समझ में आएगा, आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आपकी मानसिक बीमारी बढ़ी है या किस तरह से वो बढ़ सकती थी या क्यों इलाज लेना बहुत जरूरी है। जितने अर्ली से अर्ली स्टेज पर अच्छे से अच्छा इलाज ले लिया जाए उतना ही संभव है कि एक व्यक्ति को सीवियर लेवल ऑफ डिसऑर्डर तक पहुंचने से बचाया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो आइए अब इस डिस्कशन को आगे शुरू करते हैं। 13वीं सदी के एक इटली के संत ने कहा था कि अगर अपने में बदलाव लाना है तो सबसे पहले वो करो जो सबसे जरूरी है, फिर वो करो जो संभव है और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप वो कर रहे हैं जो आपके लिए असंभव था। फ्रांसिस ऑफ असीसी नाम के ये इटली के संत थे, क्रिश्चियन सेंट थे, जिन्होंने ये 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया था कि कैसे एक पर्सन अपने को बदल सकता है, कैसे वो अपनी किसी तरह की रिकवरी ला सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लोगों में या तो किसी बीमारी के या फिर किसी रिकवरी के कुछ स्टेजेस होते हैं। डॉक्टर्स अपनी ऑब्जर्वेशंस में ऐसा पाते हैं कि लोग किसी ना किसी स्टेज के थ्रू एक बीमारी से गुजरते हैं और उनका रिकवरी प्रोसेस भी स्टेजेस में होता है, अलग अलग पड़ावों पर होता है, स्टेप्स में होता है। जब हम मेंटल इलनेस के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमारा कहना होता है कि ऐसे 4 स्टेजेस जिसमें कि धीरे धीरे उस बीमारी के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं और ऐसे ही प्रोग्रेसिव मैनर में जब हम किसी बीमारी के लक्षणों को बिगड़ता हुआ देखते हैं उसी बेसिस पर हम उसके अलग अलग स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वैसे तो अलग अलग शोधकर्ता, अलग अलग डॉक्टरों के देखने में आता है कि हर मानसिक बीमारी के स्टेजेस अलग अलग तरह से देखे जाते हैं।
जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के स्टेजेस अलग प्रकार के होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, तो वहीं डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी जैसी बीमारियों के स्टेजेस अलग अलग तरह से देखने में आते हैं। पर मोटे तौर पर अगर हम सारी मेंटल इलनेसेस को अगर एक कैटेगरी में लाकर देखें तो हम पाएंगे कि 4 स्टेजेस में ये सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, इनके सिम्टम्स बिगड़ते जाते हैं, एक पेशेंट की कंडीशन वर्स होती जाती है। तो ये 4 स्टेज मॉडल पर तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का किसी ना किसी तरह से सहमति जरूर है। वैसे तो मैं ये जो आपको आगे 4 स्टेजेस बताने जा रहा हूं, ये हम देख सकते हैं सभी बीमारियों में कि एक कॉमन वे में देखे जा सकते हैं, पर हर स्टेज पर हर बीमारी के अलग अलग लक्षण देखने में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला या दूसरा स्टेज एक डिप्रेशन के पहले और दूसरे स्टेज जैसा होगा, क्योंकि हर बीमारी का नेचर अलग है, टाइप अलग है, और हर एक बीमारी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 होता है, उसी तरह उनके स्टेजेस भी अलग अलग तरह से देखने में आते हैं। तो यहां मैं बहुत स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पर फोकस नहीं करूंगा फिलहाल। आगे की किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके स्टेजेस को डॉक्टरों ने, शोधकर्ताओं ने कैसे आइडेंटिफाई किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ जनरल डिस्कशन ही होगी। एक बार जब हम इस तरह के स्टेजेस समझ जाते हैं तो मदद मिलती है लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, कि जिस मेंटल इलनेस को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी पर्सन में वो देख रहे हैं या खुद में देख रहे हैं कि किसी तरह का मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो इन स्टेजेस के बारे में जानकर मदद मिलेगी कि समझ पाएं कि हमारा जो डिसऑर्डर है वो किस स्टेज पर हो सकता है या हमारे फैमिली मेंबर का डिसऑर्डर किस स्टेज पर हो सकता है। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी प्लान किया जा सकता है, ट्रीटमेंट को भी वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं और उसी हिसाब से उम्मीद लगा सकते हैं कि पेशेंट की रिकवरी को कैसे किया जाए और कितने चांस हैं कि वो कितना बेहतर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 स्टेज की जो नॉलेज है, जानकारी है, ये किसी भी पर्सन को हेल्प करती है कि वो समझ पाए कि इलाज कैसे अप्रोच करना है और किस तरह की उम्मीद लगानी है डिसऑर्डर के साथ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन 4 स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेज है वार्निंग साइंस। बीमारी के माइल्ड सिम्टम्स या वार्निंग साइंस, खतरे की घंटी वार्न कर रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अक्सर किसी भी मेंटल इलनेस का पहला स्टेज आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि पेशेंट के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में या उसकी डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई मेंटल इलनेस हो सकती है। ये बहुत माइनर, बहुत ही माइल्ड लेवल के सिम्टम्स हो सकते हैं। ना ही सिर्फ आसपास के लोगों के लिए, इनफैक्ट जिस पर्सन के बिहेवियर या थॉट पैटर्न में चेंज आ रहा है उसके लिए खुद को भी ऑब्जर्व कर पाना, समझ पाना मुश्किल होता है कि उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी मेंटल इलनेस के लक्षण हो सकते हैं। और ये सिम्टम्स इतने माइनर, इतने मिनिमम से हो सकते हैं कि इनके सिग्निफिकेंस को तभी समझ पाता है कोई व्यक्ति जब वो दूसरे स्टेज पर प्रोग्रेस कर चुका होता है। क्योंकि पहले स्टेज पर लगता है कि उस पर्सन की जो कोपिंग है, उसके जो स्ट्रेसेस हैं, उसकी जो तनाव, परेशानियां हैं, उससे डील करने का शायद यही एक अच्छा तरीका है, यही एक बढ़िया सा एक एटीट्यूड है, रवैया है जो कि उसको अपनाना चाहिए। तो कई बार एक व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आते हैं, जैसे वो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा विड्रॉ करने लगता है, थोड़ा दूरी अपनाने लगता है। हो सकता है वो पर्सन कहे कि ये लोग बड़े डिफिकल्ट हैं इनसे डील करना, इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है, पर पता नहीं चल पाता कि कहीं ये विड्रॉ करना, दूसरों से दूर जाना, क्या ये डिप्रेशन के आने का लक्षण है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। किसी पर्सन के परफॉर्मेंस में, जैसे वर्क परफॉर्मेंस हो गई, काम धंधे पे परफॉर्मेंस हो गया, या उनकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की परफॉर्मेंस हो गई, उसमें एक डिक्लाइन आने लगता है, कमी आने लगती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये जो डिक्लाइन है, ये जो कमी आ रही है, ये किसी भी वजह से हो सकती है और आमतौर पर लोग समझ जाते हैं कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है या वो हो रहा है, जिस वजह से वो कहते हैं कि हाँ इस वजह से मेरी ये परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गई है। तो ये नहीं कहा जा पाता कि ये जो परफॉर्मेंस में जो चेंज आ रहा है, कमी आ रही है, ये मेंटल इलनेस के आने का अंदेशा है, ये कोई वार्निंग साइन है। साथ ही अपने को बहुत ज्यादा आइसोलेट करना, माइंड में बहुत ओवरथिंक करना, भूख प्यास ना लगना, नींद इफेक्ट हो जाना, लोगों से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर देना, या फिर अपनी जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हैं, उनमें ज्यादा कंसंट्रेट ना कर पाना या उनमें ज्यादा इंटरेस्ट ना डेवलप कर पाना, ये बड़े सारे ऐसे बदलाव जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी वजह से हो सकते हैं,
नहीं आइडेंटिफाई किए जा पाते कई बार कि वो किसी शायद मेंटल इलनेस के वार्निंग साइंस हैं। तो अक्सर आप पाएंगे कि ऐसे जो वार्निंग साइंस होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, खासकर कि तब जब ये पहली बार मेंटल इलनेस का एपिसोड हो रहा हो। क्योंकि सेकंड टाइम थर्ड टाइम अगर कोई एपिसोड आ रहा है तो चांस है कि इस तरह के वार्निंग साइंस के लिए लोग सतर्क रहेंगे। पर पहली बार अगर कोई एपिसोड आ रहा हो तो ये जो वार्निंग साइंस हैं या जो माइल्ड से सिम्टम्स हैं, इनको बीमारी का लक्षण के तौर पे देख पाना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है बहुत से मामलों में। इसीलिए अक्सर पहले एपिसोड से पहले लोगों के लिए, क्योंकि ये मुश्किल होता है इनको आइडेंटिफाई करना, इसलिए अक्सर लोग सेकंड स्टेज पर ही इस तरह के लक्षणों को पहचान पाते हैं या उनके घर के आसपास के लोग पहचान पाते हैं। तो इसी से आगे बढ़ते हुए अब मैं बताता हूं कि सेकंड स्टेज क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति सेकंड स्टेज पर लक्षण दिखाता है या वो प्रोग्रेस कर जाता है उस पर। ये वो ऐसा स्टेज होता है जहां पर एक व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले जो बदलाव हैं वो काफी प्रोमिनेंट होते हैं, काफी क्लियरली विजिबल होते हैं। दिख सकता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। आसपास के लोग खासकर बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इस पर्सन का, जो उनका फैमिली मेंबर है, उसके बिहेवियर्स अब पहले जैसे नहीं रहे, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पहले जैसा नहीं रहा। ये वो स्टेज होता है अक्सर जिसमें कि लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने के लिए बहुत से प्रयास लेते हैं, बहुत से असंभव से, इनएफेक्टिव से प्रयास लेने लगते हैं, जिसमें कि वो कोशिशें पूरी करते हैं कि किसी तरह से उनकी समस्या दूर हो जाए, हट जाए, पर वो इलाज नहीं ले रहे। उनको ऐसा लगता है कि ये उनका इलाज हो सकता है, वो उसी टाइप के ट्रीटमेंट्स या इंटरवेंशंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो खुद ही दवाइयां लेना शुरू करते हैं। किसी को लगेगा नींद नहीं आ रही तो जाके नींद की दवा ले लेंगे, अपने किसी जनरल फिजिशियन से बात करेंगे और कहेंगे कि मेरी नींद की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नींद की दवा दे दो। और अगर वो पहले से ही खाते थे या फिर उनके घर में कोई और व्यक्ति खाता था तो वो खुद ही उस दवा को लेना शुरू कर देंगे। मतलब कि वो बीमारी को बीमारी के तौर पे ना देख के किसी एक कंप्लेंट के तौर पर देखेंगे। जैसे हो सकता है कि वो कहें कि उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है, तो वो गुस्से के लिए शायद हो सकता है कोई दवा करने लगे या अपने अंदर कोई बदलाव लाने लगे। जैसे कि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा योगा मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ऐसे में हो सकता है कि उनकी बीमारी गंभीर हो रही हो पर उनको वो पता नहीं चलेगा, और ऐसे में वो कोई ना कोई ऐसा तरीका लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम निपट जाएगी। वो अपनी प्रॉब्लम को कम आंकते हैं। उनको लगता है कि उनको थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरी ये जो पूरी समस्या है ये दूर हो जाएगी। पर वो इस बात को नहीं देख पा रहे होते कि उनकी जो बीमारी है वो गहरे में पकड़ बनाती जा रही है। एक और बड़ा ही खतरनाक और गलत तरीका होता है जो कि लोग इस्तेमाल में लाते हैं अपने इस टाइप के स्टेज पर अपने सिम्टम से कोप करने में, और वो होता है ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा लेना। हो सकता है किसी व्यक्ति की आदत रही हो थोड़ा बहुत कभी ऑकेजनली ड्रिंक करने की, स्मोक करने की या कोई ड्रग लेने की, पर ऐसे टाइम पर जब एक व्यक्ति का मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा होता है, वो दूसरों से अपने को अलग कर रहा होता है, या उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन आ रही होती हैं, ओवर थिंकिंग चल रही होती हैं, और वो अपनी डेली लाइफ से डील नहीं कर पा रहा होता, तो ऐसे में उसका अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, या जो थोड़े बहुत ड्रग्स या स्मोक वाली, टोबैको वाली चीजें लेता था उसका कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। तो ये व्यक्ति को लगता है कि शायद वो अपनी मदद कर रहा है, अपने को बेहतर कर रहा है। पहले भी कई बार उसको ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, अल्कोहल लेकर ठीक हो जाता था, पर अब वो अल्कोहल लेने की कोशिश करेगा, और ऐसे में होगा ये कि अल्कोहल के साथ साथ उसकी जो मेंटल इलनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, उसके सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे, और उसका अल्कोहल भी एडिक्शन का रूप लेता जाएगा। तो ऐसे में जहां एक तरह की समस्या चल रही थी, अब दूसरे तरह की समस्या का भी बोझ उस पर आने लगेगा। तो सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें अक्सर व्यक्ति अपनी बीमारी को बीमारी के तौर पर पहचान नहीं पाता, और वो केवल कुछ कंप्लेंट्स, कुछ शिकायतें, कुछ लक्षणों के तौर पर देखता है, और उन्हें दूर करने के लिए अपने कोई ना कोई तरीके पैंतरे लगाता रहता है। इसी से अब आगे बढ़ते हुए तीसरा स्टेज आता है जब एक व्यक्ति के सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं कि अब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगती है। अब वो करीब करीब डिसेबल्ड सा दिखने लगता है। अपने रोजमर्रा के बेसिक से काम, इंटरेस्ट की एक्टिविटीज, जिम्मेदारियां अब वो निभा नहीं पाता। इस स्टेज पर लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं। इस स्टेज पर लोगों में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ हार्म बिहेवियर्स ज्यादा देखने में आ सकते हैं। गुस्सा, लड़ाई करना, मारपीट करना, शराब या ड्रग का सेवन ज्यादा हो जाना, ये सब इस स्टेज पर देखने में आ सकते हैं। अब ये वो ऐसा स्टेज है जब व्यक्ति की लाइफ बहुत बुरी होती जा रही है।
अब वो करीब करीब दूसरों पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेज में अब दूसरों की प्रेजेंस या दूसरों की इंटरफेरेंस के साथ ही अब उस व्यक्ति का कुछ भला हो पाएगा। अब वो अपना कुछ अच्छा करने की कंडीशन में नहीं दिखाई पड़ता। सेकेंड स्टेज पर वो व्यक्ति खुद भी प्रयास ले रहा था, दूसरों की भी सुनता था, थोड़ा बहुत इंटरनेट से अपनी सेल्फ हेल्प की स्ट्रेटेजीज भी लर्न कर लेता था, समझ लेता था, यूट्यूब वीडियोस देखकर, गूगल पे कुछ पढ़कर भी शायद कोई सलाह ले लेता था, क्योंकि वो अपनी मदद करने की कंडीशन में था। तीसरे लेवल पर अब वो व्यक्ति अपनी खुद की मदद करने की कंडीशन में भी नहीं रह जाता। अब वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है, घर वालों पर या डॉक्टरों पर, क्योंकि दूसरा अगर उसकी मदद करेगा तो ही उसकी मदद हो पाएगी, नहीं तो तीसरे लेवल पर उसके लिए जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो स्टेज है जहां पर केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग भी उसकी बीमारी से अब प्रभावित होने लगते हैं। आसपास के लोगों का तनाव भी बढ़ने लगता है, उनकी भी मेंटल टेंशनें बढ़ने लगती हैं। और अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गुस्सैल है या जिसको पहले से कोई मानसिक बीमारी रही है या किसी तरह के कलेश हैं, तो वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। घरेलू कलेश ऐसे स्टेज पर आकर काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। यह व्यक्ति शायद हो सकता है अगर कोई काम करता था, जॉब करता था, तो वो जॉब छोड़ सकता है, प्लान बनाने लगता है कि मुझे अब जॉब छोड़ देनी है, बिजनेस के ऐसे ऐसे डिसीजन ले सकता है, शायद हो सकता है कि बिजनेस अपना बंद करने का प्लान करे। शादीशुदा जिंदगी में है तो शायद तलाक लेने की नौबत आ जाए, घर के लोगों से अलग होने का शायद वो प्रयास कर सकता है, अपने को बिल्कुल आइसोलेट करके एक कमरे में बिल्कुल बंद कर सकता है, नींद अफेक्ट हो जाएगी, खाना पीना इफेक्ट हो जाएगा, मारपीट हो सकती है। बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो अफेक्टिव के एपिसोड्स हैं तो उसमें उसके जो सिम्टम्स हैं ये बहुत बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो सकता है, और डिल्यूजन के इंपैक्ट में वो घर वालों पर, आसपास के सभी लोगों पर अब शक करना शुरू कर सकता है। पहले शायद वो किसी एक दो चीजों पर ही शक करता था, अब उसका शक बहुत बढ़ जाएगा। हेलुसिनेशंस ऐसे में बहुत बढ़ जाती हैं, ज्यादा थ्रेटनिंग लगने लगती हैं ये हेलुसिनेशंस। बाइपोलर के एपिसोड में अगर वो है, मेनिया के एपिसोड में है, तो उसकी मेनिक बिहेवियर्स बहुत बढ़ जाते हैं और वो घर से बाहर रहने का उसका मन होता है, उसकी नींद बिल्कुल सैक्रिफाइस हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। पूरी तरह से यह व्यक्ति अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर वो अपनी मदद नहीं कर पाएगा। इस स्टेज पर अगर एक व्यक्ति को इलाज ना मिले तो जैसा कि बताया, उसके लिए यह बीमारी अब लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। मतलब उसके जीने मरने का अब यहां पर सवाल आ जाता है कि अगर तो इलाज मिला तो वह व्यक्ति सही सलामत आगे लाइफ में बढ़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि वो खुद को शायद खत्म कर ले, उसका सर्वाइवल अब मुश्किल होने लगता है। ऐसे टाइम पर ही ज्यादातर लोग, जब पहला एपिसोड आ रहा हो तो पहली बार वो डॉक्टर के पास इलाज लेने जाते हैं। सेकेंड स्टेज तक जैसे तैसे लोग हैंडल कर रहे होते हैं, जैसे तैसे जिंदगी चल रही होती है, मैनेज कर रहे होते हैं। पर इस तीसरे स्टेज पर आकर अवेयरनेस आती है, समझ आती है कि अब खुद मैनेज करने से काम नहीं बनेगा। अब अपने फैमिली मेंबर को काउंसिल कर करके, सारे लोग घर के जमा होकर उसको काउंसिल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अब इससे काम नहीं बनेगा। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एडमिट कराना पड़ेगा, या दवाइयां शुरू करानी पड़ेंगी, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अब यह व्यक्ति अपने को संभाल पाए, इसकी बीमारी अब दूर हो पाए। और बहुत से पेशेंट्स के मामले में बीमारी का डायग्नोसिस इसी स्टेज पर होता है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि सेकेंड स्टेज पर भी बहुत से लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, पर क्योंकि अवेयरनेस कम होती है, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता नहीं होती, डिनाइल रहता है, नकारते रहते हैं, एक डिसऑर्डर के होने की संभावना को कम आंकते हैं, अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इस वजह से दूसरे स्टेज पर बीमारी की आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से ही एक व्यक्ति तीसरे स्टेज पर पहुंचता है। अगर दूसरे स्टेज पर ही आइडेंटिफाई हो जाती बीमारी तो वो व्यक्ति तीसरे स्टेज पर ना पहुंचता। इसलिए जब ये चारों स्टेजेस हम समझ रहे हैं तो हमें समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्टेज पर बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता था, अगले स्टेज पर जाने से उसको रोका जा सकता था, तभी जब जागरूकता होती और सही इलाज लिया होता। पहले स्टेज पर बीमारियां तभी आइडेंटिफाई होती हैं जब या तो व्यक्ति बहुत जागरूक है, या फिर वो मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स को समझता है, उसने अपने घर में किसी को सफर करते हुए देखा है, या वो वैसे ही जागरूक है। या वो लोग समझ पाते हैं पहले स्टेज पर जब उनका पहला एपिसोड काफी साल पहले हुआ था, काफी महीनों पहले उनको एक बाइपोलर डिप्रेशन या एंजाइटी का कोई एपिसोड हुआ था, और अब वो देखते हैं कि वो फिर से उस डिसऑर्डर की पकड़ में फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो सतर्क हो जाते हैं कि अब हमें खुद को बचाना पड़ेगा और इलाज की तरफ दोबारा से डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो पहला स्टेज अक्सर, जैसे बताया, फर्स्ट एपिसोड में तो इग्नोर हो जाता है ज्यादातर केसेस में। सेकेंड थर्ड एपिसोड आ रहे हो तो बहुत से लोग पहचान पाते हैं, पर
कई बार कई कई एपिसोड होने के बाद भी फर्स्ट स्टेज को पहचान नहीं पाते लोग, और इसका बड़ा रीजन है लोगों में मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बहुत होता है, लोगों में मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर को लेकर डिनाइल बहुत रहता है, या खुद पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रखते हैं, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जिस वजह से वो पहले स्टेज को सही टाइम पर नहीं पकड़ पाते। और जैसा कि मैं अपने चैनल पर बताता हूं कि साइकोलॉजिकल नॉलेज ना होने की वजह से, ना समझने की वजह से कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स का इंपैक्ट इलनेस पर क्या पड़ता है, इसकी समझ ना होने की वजह से भी पहले स्टेज पर कई बार लोग बीमारी को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि बीमारियां जो है वो मेडिकल थी, तीसरे स्टेज पर जाकर पकड़ में आई, और तीसरे स्टेज पर जाकर जब पकड़ में आई उसके बाद दवा दी, दवा के बाद हम 0 स्टेज पर पहुंच गए, मतलब अब हमारे कोई बीमारी दोबारा नहीं होगी। और दोबारा अगर वो बीमारी पनप भी रही होती है तो वो फर्स्ट स्टेज पर उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो नहीं समझते कि वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, या फिर माइल्ड लेवल पर वो बीमारी कैसे एग्जिस्ट करती है, या फिर साइकोसोशल फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति के व्यवहार में और सोच में बदलाव आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति रिकवर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, जरूरी है कि हम सारे स्टेजेस की अच्छी समझ रखें, पेशेंट की पूरी लाइफ कंडीशन को देखें कि कैसे कैसे अलग अलग टाइम पर उसकी मानसिक हालत बिगड़ी है और क्या संभावनाएं हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बीमारी दोबारा बिगड़ सकती है। इसलिए वार्निंग साइंस की पकड़ होना, समझ होना बेहद जरूरी होता है। साइकोसोशल फैक्टर्स की समझ होना बहुत जरूरी होता है, और पेशेंट के बिहेवियर में आने वाले सटल छोटे छोटे से बदलाव की पकड़ होना, समझ होना भी जरूरी होता है। डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना ऐसे में बहुत जरूरी होता है, और पेशेंट की लाइफ में अगर कोई बदलाव आए हैं, उसकी लाइफ कंडीशन में कोई बदलाव आए हैं, शादी हुई है, जॉब लगी है, कोई नया ट्रांजिशन हुआ है, इन सिचुएशंस में भी चांसेस बहुत हैं कि पहला स्टेज जो है वो शायद शुरू हो रहा हो, इसलिए उसको जल्दी पकड़ना जरूरी होता है। और अगर पकड़ में ना आए तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेज तक पेशेंट पहुंच सकता है, खासकर उन बीमारियों में जिनमें की क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओसीडी, एडिक्शन के डिसऑर्डर। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एक पर्सन को लाइफ टाइम कई सारे एपिसोड एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि अर्ली स्टेजेस पर बीमारी के लक्षण को पहचाना जाए। इसलिए सही जागरूकता, सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है अपने डिसऑर्डर के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि एक ही तरह के वार्निंग साइंस अलग अलग एपिसोड में देखने में आए। पहले एपिसोड में वार्निंग साइंस कुछ और थे, सेकंड थर्ड एपिसोड में हो सकता है वार्निंग साइंस कुछ और हो। इसलिए सही समझ होना अपने डिसऑर्डर के बारे में जरूरी होता है, तभी सही टाइम पर इलाज लिया जा सकता है। यही वो तीसरा स्टेज है जब पेशेंट के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी हो तो जाती है, क्योंकि उसको दवाइयां मिल जाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, पर उसके एपिसोड्स भी बार बार रिकरेंट हो सकते हैं, रिलैप्स हो सकते हैं। अगर पेशेंट दवाइयां छोड़ दे, ठीक से दवाइयां ना ले, इलाज ना ले, डॉक्टर्स की सुने ना, अपने जीवन शैली में बदलाव ना लाए, साइकोथेरेपी ना ले, अपने डाइट न्यूट्रिशन को, अपनी डेली रूटीन को ठीक ना करे, तो चांसेस बहुत हैं कि इस स्टेज पर इलाज लेते हुए भी एक पेशेंट को रिलैप्स हो सकते हैं। तो ये जो स्टेज है ये बहुत क्रूशियल है, और इस स्टेज पर बीमारी को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते ही तभी हैं जब वो तीसरे स्टेज पर होते हैं, इसलिए तीसरे स्टेज पर बीमारी का सही इलाज लेना बेहद जरूरी होता है। अब आता है चौथा और लास्ट स्टेज। अगर बीमारी क्रोनिक बन जाती है, वो ऐसी बीमारी है जिसमें कई सारे एपिसोड्स आते रहते हैं पेशेंट के, तो ये वो स्टेज है जहां पर रेजिडुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बचे कुचे सब क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, थिंकिंग में, बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में वो सिम्टम्स बने रह जाते हैं, या बीमारी के लक्षण ही जैसे कि डिल्यूजन हो गया, या मूड डिस्टर्बेंस हो गई, या कोई और बिहेवियरल चेंजेस हो गए, ये परसिस्ट करते हैं, बने रहते हैं। और ये जो चौथा स्टेज है ये अक्सर लंबे समय तक चलता रहता है। ये ऐसा स्टेज है जिस पर दवाइयां या इलाज भी पूरे तरह से असर नहीं ला पाते। अलग अलग लोगों की बीमारी के हिसाब से, उनकी लाइफ कंडीशन के हिसाब से इस चौथे स्टेज पर सिम्टम्स का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। पेशेंट अगर इलाज ले भी रहा हो या वो बीच बीच में छोड़ता रहता हो, पर ये चौथा स्टेज ऐसा होता है जिसको हम ऐसे देखते हैं कि वो एक सीवियर स्टेज है। मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर अब उस पर्सन की जो बीमारी है वो परसिस्ट कर रही है, उसके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। कुछ सिम्टम्स सब क्लिनिकल हैं, थोड़े बहुत हैं, कुछ सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, पूरी तरह से ये सिम्टम्स नहीं जा रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सही इलाज ना मिले तो ही एक व्यक्ति दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेज पर बढ़ता है। तो ये चौथा स्टेज अक्सर उन लोगों के कंडीशन में आ पाता है
जो लोग या तो तीसरे या दूसरे स्टेज पर जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, या वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, या वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, मतलब दवाइयों के साथ और भी दूसरे चेंजेस लाना जरूरी है, साइकोथेरेपी लेना जरूरी है, वो सारे चेंजेस अपने अंदर नहीं ला रहे, तो ऐसे में उनकी जो बीमारी है वो इलाज लेते हुए भी या ना लेते हुए भी बीमारी सीवियर बनी रहती है और सिम्टम्स जो है वो एक जैसे काफी टाइम तक दिखाई देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी में अक्सर इस तरह का जो चौथा स्टेज है वो आ जाता है, देखने में मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो काफी लंबे समय तक एक सीवियर लेवल पर भी अपने सिम्टम से जूझता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। एडिक्शन के डिसऑर्डर्स हैं, शराब पीना, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना या तंबाकू खाना, इस तरह के एडिक्टिव डिसऑर्डर्स भी इस स्टेज पर अक्सर देखे जाते हैं। साइकोसिस में ये चौथा स्टेज अक्सर आ जाता है, बाइपोलर में भी ये स्टेज अक्सर आता है, कुछ लोगों के ओसीडी में भी ये चौथा स्टेज आ जाता है। हालांकि बहुत से पेशेंट ओसीडी के दूसरे या तीसरे लेवल तक ही रहते हैं, बहुत जल्दी वो अपना इलाज ले लेते हैं। डिप्रेशन में भी ये चौथा स्टेज आ सकता है। तो अलग अलग लोगों की लाइफ कंडीशंस और सिम्टम्स के या ट्रीटमेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन लोगों में ये चौथा स्टेज अटेन हो जाता है, अचीव हो जाता है। मतलब सारे पेशेंट चौथे स्टेज पर पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, पर इस स्टेज पर काफी सारे लोग प्रोग्रेस कर लेते हैं, स्पेशली तब जब दवा या इलाज उनका ठीक से ना हो, साइकोथेरेपी वो सही तरह से ना लें। अगर इस स्टेज में सुसाइड का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। ये वो एक ऐसा स्टेज रहता है जहां पर ज्यादातर लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो एक्चुअल में सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअल में लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर लोग इतने हताश, इतने लाचार हो जाते हैं कि अब वो अपनी बीमारी से जूझ नहीं पाते, उससे डील नहीं कर पाते। यहां पर सेल्फ हार्म की टेंडेंसी बहुत हाई रहती है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन के रिस्क भी यहां बहुत हाई रहते हैं। मतलब उन केसेस में जहां पर बीमारी तो कोई और है पर उसके ऊपर से एक व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स ले रहा है। एग्रेशन इस स्टेज में लोगों का बहुत बढ़ जाता है, अपने को लेकर, दूसरों को लेकर वो बड़े एग्रेसिव रहते हैं। तो ये जो स्टेज है ये तब आता है जब पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज में सही से एक व्यक्ति इलाज ना ले, सही से अपने इलाज को फॉलो ना करे, डॉक्टर्स की ना सुने, अपनी धुन में लगा रहे, एलोपैथी इलाज छोड़ दे, साइकोथेरेपी ना ले, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता रहे या करती रहे, फैमिली मेंबर्स भी सपोर्टिव ना हो, तो ये चौथा स्टेज अक्सर तब आता है। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता रख के पहले 3 स्टेजेस पर ही बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज कर दिया जाए। सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से सही स्टेज पर, सही टाइम पर एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और उसको सही इलाज दिया जा सकता है। अगर इलाज नहीं होगा तो ही ये पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा स्टेज आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन को कोई डायग्नोसिस मिल गया, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर या ओसीडी का कोई डायग्नोसिस मिल गया तो इन चारों स्टेजेस से निकलेगा ही, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये चारों स्टेजेस का जो इशू है ये सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति अगर इलाज नहीं ले रहा तो चौथे स्टेज तक पहुंच जाता है। मतलब बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है बीमारी, बीमारी से डील नहीं किया जाता, लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देता है और सिम्टम्स के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आते, सिम्टम्स बने रह जाते हैं। क्योंकि तीसरा स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर अक्सर लोग ऐसा देख सकते हैं कि छोटे मोटे एफर्ट से या टेम्परेरी इलाज से भी उनके सिम्टम्स चले गए हैं। मतलब ये स्टेज ऐसा है जहां पर लोग थोड़ा बहुत रिलीफ देख लेते हैं। डिप्रेशन था, थोड़ा टाइम दवा ली, ठीक हो गए, दवा छोड़ दी। तो ये जो उतार चढ़ाव आते हैं कंडीशन में, एपिसोड्स में, सिम्टम्स में, ये अक्सर तीसरे स्टेज पर ज्यादा देखने में आते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग तीसरे स्टेज पर ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। पर चौथा स्टेज अक्सर ज्यादा बड़े नेग्लेक्ट की वजह से आता है। बीमारी को ना समझना, बीमारी का इलाज लंबे समय तक लेना है इसकी समझ ना होना, डिनाइल में रहना, अपने मन मुताबिक इलाज लेना, ऐसे अप्रोच की वजह से लोग उतार चढ़ाव के सारे एक्सपीरियंसेस करके जो तीसरे स्टेज पर आ रहे हैं वो चौथे स्टेज पर प्रोग्रेस कर जाते हैं जहां पर सिम्टम बना रहता है, लंबे टाइम तक बना रहता है। इसीलिए जरूरी है कि बीमारी को क्रोनिक होने से रोकने के लिए उसे अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब सही इलाज नहीं लिया जाता तो बीमारी क्रोनिक हो जाती है। तो जो चौथा स्टेज है वो तब आता है जब एक पर्सन की बीमारी क्रोनिक हो गई है। तो ये जो चारों स्टेज की जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जो चारों स्टेज के बारे में बताया, ये जानकारी पसंद आई होगी उम्मीद है। दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर कर लेना, बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी जानकारी और इससे बहुत लोगों को, अपने को और आसपास के लोगों को समझने में मदद मिलेगी। इस तरह की और जानकारी भी अपने चैनल पर आगे मैं देता रहूंगा। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।